इसलिए राजाओं ने शॉर्टकट अपनाया। रिलीजियस रिफॉर्म्स करने की जगह उन्होंने रिलीजियस कन्वर्जन्स का फायदा उठाया। कैलिफ से बात शुरू हुई और हिंदूज के मैसेकर और रेप पर खत्म हुई। रानी के 2 बच्चे हैं, एक मेल चाइल्ड और एक फीमेल चाइल्ड। मेल चाइल्ड आगे जाके राजा बनेगा, वो सारे डिसीजंस लेगा, प्रजा का ध्यान रखेगा, और फीमेल चाइल्ड आगे जाके रानी बनेगी। उस समय दूसरे देश यूनिवर्सल एजुकेशन के बारे में सोच भी नहीं रहे थे। केरला के दीवान में इतना कॉन्फिडेंस न्यूक्लियर बॉम्ब के वजह से आया। कोई भी प्राइवेट कंपनी केरला में इन्वेस्ट नहीं करना चाहती। सब स्कूल्स में गवर्नमेंट स्टैंडर्डाइज सिलेबस पढ़ाया जाएगा, चाहे वो मदरसा हो या कॉन्वेंट। पर एक मिसकंसेप्शन है कि केरला में बाकी के भारत से ज्यादा रिलीजियस टॉलरेंस है। इस इंसिडेंस के 4 महीने बाद मुस्लिम एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप ने उन्हें ढूंढा और उनका हाथ काट दिया और हिंदूज को अपनी जगह दिखाने के लिए पद्मनाभ स्वामी मस्जिद बना दिया। तब केरला में क्या होगा? केरला वर्ड सबसे पहले 3rd सेंचुरी BCE में अशोक द्वारा बनवाए गए रॉक इंस्क्रिप्शन में लिखा था। इसमें उन्होंने केरला में इंसानों और जानवरों के लिए हॉस्पिटल्स खुलवाने की बात की थी। केरला के बारे में सिर्फ भारतवर्ष के लोग नहीं, पर यूरोप और मिडिल ईस्ट के लोग भी जानते थे। क्यों? क्योंकि केरला को प्रकृति का वरदान है। केरला दुनिया के सबसे बायोडाइवर्स जगह में से एक है। इस बायोडाइवर्सिटी में बहुत सारे स्पाइसेस उगते हैं। इससे 2 मेजर इम्पैक्ट पड़े। यहाँ आयुर्वेद डेवलप हुआ और स्पाइसेस का ट्रेड शुरू हुआ। क्लैरिफाई करने के लिए बता दूं कि केरला में बहुत सारे चेंजेस आए। जैसे पहले यहाँ पे चेरा का राज था, फिर आए कालब्रहा, फिर चोला का राज आया, फिर विजयनगर, फिर छोटे छोटे इंडिपेंडेंट किंगडम्स बन गए, फिर डच आए, पोर्चुगीज आए। पर इन सब में सेंट्रल रोल ट्रेड ने खेला। केरला की पूरी इकोनॉमी स्पाइस ट्रेड पर डिपेंडेंट थी और इसी ट्रेड के थ्रू हम केरला स्टोरी को समझेंगे। व्यापार के लिए केरला से लोग बाहर गए और बाहर के लोग केरला आए। 2000 साल पहले सेंट थॉमस केरला आए। वो जीसस क्राइस्ट के 12 अपोस्टल्स में से एक थे। क्राइस्ट ने अपने अपोस्टल्स को दुनिया भर के अलग अलग जगह स्प्रेड होकर अपनी टीचिंग्स प्रीच करने के लिए कहा था। तो 2000 साल पहले क्रिश्चियनिटी केरला आया। 2000 साल पहले रोमन एम्पायर ने क्रिश्चियनिटी अडॉप्ट कर ली और ज्यूज का परसिक्यूशन किया। इस तरह ज्यूज भी भारत आए। ज्यूज की हिस्ट्री समझने के लिए आप ऊपर दिए गए वीडियो को देख सकते हैं। 1400 साल पहले इस्लाम का जन्म हुआ, तब मुस्लिम ट्रेडर्स भी केरला आए। ट्रेड से इकोनॉमी का फायदा होता है, इसलिए केरला के राजाओं ने ट्रेडर्स का स्वागत किया, चाहे वो किसी भी धर्म से हो। प्रॉब्लम तब शुरू हुई जब समय के साथ रिलीजियस प्रैक्टिसेस बदलने की जगह धर्म में कट्टरपंथी आ गई। फॉर एग्जाम्पल, हिंदूज में कास्ट सिस्टम बहुत एक्सट्रीम हो गया, लोअर कास्ट को बहुत दबाया गया। एक और एग्जाम्पल, कहा जाता था कि समुद्र पार जाने से आप अपना धर्म खो देते हो। इसके पीछे कुछ अच्छे कारण भी हो सकते हैं और कुछ बुरे भी। जरूरी चीज है कि बदलते समय के साथ ट्रेडिशंस में बदलाव लाना। जो चीज 2000 साल पहले सही हो वो शायद आज सही ना हो, और अगर वो सही नहीं है तो उसे बदल देना चाहिए। पर ट्रेडिशंस बदलना कोई आसान काम नहीं है। राजा राम मोहन रॉय की सती प्रथा खत्म करने का संघर्ष ही देख लो। इसलिए राजाओं ने शॉर्टकट अपनाया। रिलीजियस रिफॉर्म्स करने की जगह उन्होंने रिलीजियस कन्वर्जन्स का फायदा उठाया। राजा अपनी नेवी बढ़ाना चाहते थे, पर हिंदू समुद्र पार जाकर अपना धर्म खोने के डर से नेवी नहीं ज्वाइन करते। इसलिए राजाओं ने लोअर कास्ट हिंदूज को कन्वर्ट करना सपोर्ट किया। एक साथ ही पूरे पूरे गांव कन्वर्ट हो जाते। ये केरला के हिस्टोरियन कृष्ण अय्यर ने अपनी बुक जैमोरिन्स ऑफ कैलिकट में लिखा है। उनको कई अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और जामिया मिलिया के स्कॉलर्स ने कोट भी किया है। आप खुद पढ़कर वेरीफाई कर सकते हैं। लोअर कास्ट से ज्यादा रेजिस्टेंस भी नहीं हुआ, क्योंकि हिंदुइज्म में उनके ऊपर ऑलरेडी बहुत सारी रिस्ट्रिक्शन थी। नए रिलीजन में कन्वर्ट करते टाइम उन्हें कहा जाता कि ये रिलीजन बहुत अच्छा है। इस तरह राजाओं ने अपनी नेवी बढ़ाई। इससे समुद्र पार व्यापार को भी बढ़ावा मिला। पर कई लोगों ने प्रॉब्लम का अलग सोल्यूशन ढूंढा। उन्होंने रिलीजन कन्वर्ट करने की जगह हिंदुइज्म में रिफॉर्म्स किए। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है श्री नारायण गुरु। उनका केरला के कल्चर में टॉलरेंस और ओपननेस लाने में बहुत बड़ा योगदान है। उनका मानना था 1 कास्ट 1 रिलीजन 1 गॉड। वो आदि शंकराचार्य, जिनका जन्म भी केरला में हुआ था, उनके फॉलोअर थे। श्री नारायण गुरु ने लोअर कास्ट के मंदिर में आने के अधिकार के लिए भी स्ट्रगल किया। ऐसे और भी बहुत डिस्क्रिमिनेशंस को हटाने पर काम किया गया। इनफैक्ट भारत में जुड़े रहने में भी उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। आज के टाइम पर जो केरला हमें दिखता है, केरला वैसे नहीं था। उस टाइम केरला 3 भागों में बटा हुआ था।
सबसे नीचे था ट्रैवनकोर, उसके ऊपर था कोची। अंग्रेजों का यहाँ पर इनडायरेक्ट रूल होता था, मतलब कोची और ट्रैवनकोर के अपने राजा होते थे और इन राजाओं के ऊपर होती थी इंग्लैंड की रानी। सबसे ऊपर था मलाबार एरिया, जहाँ अंग्रेज डायरेक्ट राज कर रहे थे, मतलब उनका अपना राजा नहीं था, वो सीधा ब्रिटिश रानी के अंडर आते थे। मलाबार एरिया में बहुत कम्युनल वायलेंस होता था। ये वो एरिया था जहाँ लोअर कास्ट हिंदूज को इस्लाम में कन्वर्ट कर दिया गया था, पर अपर कास्ट अभी भी हिंदुइज्म फॉलो कर रहे थे। लैंडलॉर्ड्स हिंदू थे और टेनेंट्स मुस्लिम्स। ब्रिटिश राज के समय यहाँ के मुस्लिम्स कैलिफेट मूवमेंट का हिस्सा बने। इस मूवमेंट का एम था पूरी दुनिया के मुस्लिम्स के हेड कैलिफ को ना हटाया जाए। वर्ल्ड वॉर 1 की लड़ाई में एक तरफ कैलिफ थे और दूसरी तरफ अंग्रेज। अंग्रेज जीत जाते हैं और वो कैलिफेट सिस्टम को खत्म करने की बात कर रहे थे। कैलिफ से बात शुरू हुई और हिंदूज के मैसेकर और रेप पर खत्म हुई। ये कम्युनल वायलेंस आगे भी चलता रहा, पर सब जगह ऐसा नहीं था। कई जगहों पर सोशल रिफॉर्म्स पर ध्यान दिया जा रहा था। एग्जाम्पल ट्रैवनकोर। ट्रैवनकोर का कल्चर डिफरेंट है, वहाँ मैट्रिलिनियल सिस्टम फॉलो होता है। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। एक रानी है, रानी के 2 बच्चे हैं, एक मेल चाइल्ड और एक फीमेल चाइल्ड। मेल चाइल्ड आगे जाके राजा बनेगा, वो सारे डिसीजंस लेगा, प्रजा का ध्यान रखेगा, और फीमेल चाइल्ड आगे जाके रानी बनेगी। राजा की जो वाइफ है उनकी जिंदगी अलग होती थी। राजा के जो बच्चे हैं वो आगे जाकर राज नहीं करेंगे, पर जो रानी है, जो राजा की बहन है, उनके बच्चे आगे जाकर राज करेंगे। रानी की बेटी रानी बनेगी और बेटा राजा बनेगा। इस तरह फैमिली चलेगी महिलाओं से। डिसीजंस पुरुष लेते हैं, पर फैमिली का कोर बनेगी महिलाएं। जो माँ की प्रॉपर्टी होती थी वो बेटी को मिलती, फिर वो प्रॉपर्टी उनकी बेटी को मिलती। इस तरह महिलाओं के पास फाइनेंशियल सिक्योरिटी भी थी और सोशल सिक्योरिटी भी। इस वजह से केरला में महिलाओं का प्रोग्रेस हुआ। 1815 में ट्रैवनकोर की रानी की डेथ हो गई, तो उनका बेटा राजा बना, पर उनकी कोई बेटी नहीं थी, इसलिए रानी की बहन गौरी पार्वती बाई नेक्स्ट रानी बनी। क्योंकि राजा अभी बच्चे थे, तो रानी गौरी पार्वती बाई ने वहाँ राज किया। उन्होंने यहाँ कई सोशल रिफॉर्म्स किए, जिसका एक मेन एग्जाम्पल है यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन। उस समय दूसरे देश यूनिवर्सल एजुकेशन के बारे में सोच भी नहीं रहे थे। ये एक बहुत मेजर रिफॉर्म था, क्योंकि इससे लोअर कास्ट को भी एजुकेशन राइट्स मिलते। ब्रिटिश राज के समय लंदन क्रिश्चियन मिशनरी ट्रैवनकोर आए। क्रिश्चियनिटी एक प्रोसेलिटाइजिंग रिलीजन है, मतलब क्रिश्चियनिटी को बढ़ाने पर फोकस किया जाता है, पर इसके ऑपोजिट है हिंदुइज्म। हिंदूज दूसरे धर्म के लोगों को ये नहीं बोलेंगे कि हिंदुइज्म इतना अच्छा है, इसलिए आप इसको अडॉप्ट कर लो, पर क्रिश्चियनिटी और इस्लाम अपने रिलीजन को बढ़ाने में, फैलाने में बिलीव करते हैं। तो क्रिश्चियन मिशनरीज ने केरला में स्कूल्स खोले। यहाँ नॉर्मल पढ़ाई के साथ साथ ये भी बताया जाता कि क्रिश्चियनिटी कितना अच्छा है, क्रिश्चियनिटी को फॉलो करने से क्या फायदे होंगे। इस तरह केरला में क्रिश्चियन पॉपुलेशन बढ़ने लगी। कुछ टाइम बाद क्रिश्चियन मिशनरीज ने बोला कि उनके पास स्कूल्स चलाने के लिए पैसे नहीं हैं, तो ट्रैवनकोर के राजा ने मिशनरीज को फंड किया। अपर कास्ट भी चाहते थे कि क्रिश्चियन स्कूल्स चलते रहे, ताकि उनके बच्चों और लोअर कास्ट के बच्चों में इंटरमिक्सिंग ना हो। स्टेट के लिए भी अच्छा था, उनका यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन का एम अचीव हो रहा था और उन्हें डायरेक्टली स्कूल चलाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं लेनी पड़ती। क्रिश्चियन मिशनरी भी खुश थे कि उन्हें पैसे भी मिल गए और फॉलोअर्स भी। 1947 में अंग्रेज भारत छोड़कर जा रहे थे। अब जो एरिया डायरेक्टली अंग्रेजों के अंडर था, जैसे मलाबार एरिया, वो तो भारत का हिस्सा बन गया, पर जो प्रिंसली स्टेट्स थी जैसे ट्रैवनकोर, इनके पास थ्योरेटिकली 3 ऑप्शन थे। पहला, भारत का हिस्सा बनो, दूसरा, पाकिस्तान का हिस्सा बनो, या तीसरा, अलग देश बनाओ। ट्रैवनकोर के लिए पाकिस्तान का हिस्सा बनने का ऑप्शन इम्प्रैक्टिकल था। राजा और उनके दीवान भारत का हिस्सा नहीं बनना चाहते थे, क्योंकि क्लियर था भारत में डेमोक्रेसी फॉलो होगी और डेमोक्रेसी में राजा और आम इंसान की वैल्यू सेम होती है। तो ट्रैवनकोर के राजा और दीवान अपना अलग देश बनाना चाहते थे, पर इंडिपेंडेंट रहने का ऑप्शन बस थ्योरेटिकल था। माउंटबैटन ने ये कह दिया कि सिर्फ 2 देश बनेंगे, भारत और पाकिस्तान। प्रिंसली स्टेट्स को इन्हीं 2 देशों में से एक का हिस्सा बनना है। जो प्रिंसली स्टेट्स माउंटबैटन के प्रेशर में नहीं आए, वहां सरदार पटेल आर्मी लेकर पहुंच गए, पर ट्रैवनकोर ने इंडिपेंडेंट रहने की पूरी कोशिश की। इसमें राजा के दीवान ने मेन रोल प्ले किया और जिन्ना ने भी दीवान का पूरा सपोर्ट किया। केरला के दीवान में इतना कॉन्फिडेंस न्यूक्लियर बॉम्ब की वजह से आया नहीं। केरला के पास कोई न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं था, पर न्यूक्लियर बॉम्ब का रॉ मटेरियल था, मोनाजाइट सैंड।
आप अगर केरला के बीच पर जाओगे तो थोड़ा सा खोदने पर आपको ब्लैक सैंड मिलेगी। ये रेडियो एक्टिव मोनाजाइट सैंड है। डोंट वरी, इससे आप पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। दीवान को लगा कि मोनाजाइट रॉ मटेरियल का फायदा उठाएंगे। वो यूएस और ब्रिटेन के साथ डील करेंगे कि न्यूक्लियर रॉ मटेरियल के एक्सचेंज में उन्हें अलग देश बना दिया जाए। उस टाइम यूएस रॉ मटेरियल के सोर्सेज ढूंढ भी रहा था, पर ट्रैवनकोर के लोग अलग देश नहीं चाहते थे, क्योंकि अलग देश बनने से यहाँ कास्ट डिस्क्रिमिनेशन और बढ़ता। इसलिए सोशल रिफॉर्मर्स और उनके फॉलोअर्स भारत का हिस्सा बनने के फेवर में थे। भारत में सोशल रिफॉर्म्स जोर शोर से चल रहे थे। ज्योतिबा फुले, राजा राममोहन रॉय, वीर सावरकर, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, दयानंद सरस्वती, गांधी, अंबेडकर और कई और लोग इसमें इन्वॉल्व थे। इसलिए ट्रैवनकोर के लोग भारत का हिस्सा बनना चाहते थे। अब अलग देश बनने की बात उठी तो दीवान पर अटैक होने लगे। एक मेजर अटैक के बाद दीवान ने राजा को भारत का हिस्सा बनने के लिए एडवाइस किया। 30 जुलाई 1947 को ट्रैवनकोर भारत का हिस्सा बन गया। 1956 में सेम लैंग्वेज मलयालम के बेसिस पर ट्रैवनकोर, कोची और मलाबार को एक राज्य बना दिया गया और राज्य का नाम पड़ा केरला, मतलब लैंड ऑफ कोकोनट्स। स्वतंत्रता मिलने के 5 दशकों बाद तक केरला की पर कैपिटा इनकम भारत की पर कैपिटा इनकम से कम थी। यहाँ मेन ऑक्यूपेशन फार्मिंग थी, स्पाइसेस की फार्मिंग और प्लांटेशन जैसे टी, रबर, कोकोनट। पर फार्मिंग से ज्यादा नहीं कमाया जा सकता। लोगों को दूसरी नौकरी चाहिए थी, पर ज्यादा नौकरियां थी ही नहीं। नौकरी या तो गवर्नमेंट दे सकती है या फिर प्राइवेट सेक्टर। गवर्नमेंट की एक बहुत बड़ी लिमिटेशन है, वो ज्यादा नौकरियां नहीं दे सकती, क्योंकि गवर्नमेंट का काम कंपनी चलाना नहीं होता। कंपनी चलाना प्राइवेट सेक्टर का काम होता है। इसलिए नौकरियां डेवलप करने के लिए प्राइवेट सेक्टर को सपोर्ट करना पड़ेगा, और ये ही केरला में नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि केरला में कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है। कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी प्राइवेट सेक्टर को सपोर्ट नहीं करती। पूरा कोल्ड वॉर ही कम्युनिज्म वर्सेस कैपिटलिज्म था। अल्टीमेटली कैपिटलिज्म जीता। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है चाइना जैसी कम्युनिस्ट देश ने भी कैपिटलिज्म अपनाया। पर केरला की कम्युनिस्ट गवर्नमेंट ने प्राइवेट सेक्टर की ग्रोथ नहीं होने दी। केरला की कैपिटल तिरुवनंतपुरम में आपको थोड़े बहुत प्राइवेट प्लेयर्स देखने को मिल जाएंगे, पर इन जनरल कोई भी प्राइवेट कंपनी केरला में इन्वेस्ट नहीं करना चाहती। इनफैक्ट केरला में बड़ी कंपनीज को देखा जाए तो आपको कोची शिपयार्ड मिलेगा, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कंपनी है, और इसरो का स्पेस सेंटर मिलेगा, ये भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आती है। जैसे टाटा महाराष्ट्र से है, जिंदल्स हरियाणा से है, इन्फोसिस बैंगलोर से है और ऑल इंडिया लेवल पर बिजनेस करते हैं। ऐसा आपको केरला से कोई कंपनी देखने को नहीं मिलेगी। केरला की कम्युनिस्ट पॉलिटिक्स प्राइवेट सेक्टर को सपोर्ट नहीं करती, इसलिए केरला 1990s तक भारत के गरीब राज्यों में से एक था। 1990 में चीजें बदली और 1993 तक केरला भारत के लेवल पर आ गया। उसके बाद वो भारत के एवरेज लेवल से ऊपर है। आज केरला का पर कैपिटा इनकम है 2.43 लाख। भारत का एवरेज पर कैपिटा इनकम है 1.35 लाख। ऐसा क्या हुआ कि केरला कुछ ही सालों में भारत के गरीब राज्यों से अमीर राज्यों में आ गया? नहीं, प्राइवेट सेक्टर की वजह से नहीं, पर इसका कारण था मिडिल ईस्ट। केरला ने एजुकेशन और हेल्थ पर काफी फोकस किया। ट्रैवनकोर में 1815 में ही यूनिवर्सल एजुकेशन की बात हो गई थी। स्वतंत्रता मिलने के बाद ये पॉलिसीज आगे बढ़ाई गई। कम्युनिस्ट गवर्नमेंट ने बाकी भारत के कंपैरिजन में एजुकेशन और हेल्थ पर ज्यादा इन्वेस्ट किया। एक मेजर पॉलिसी चेंज था प्राइवेट एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को गवर्नमेंट के कंट्रोल में लाना। कुछ चीजें जैसे एजुकेशन, हेल्थ और सिक्योरिटी अगर प्राइवेट सेक्टर के कंट्रोल में ना हो तो बेहतर होता है, क्योंकि ये प्रोफेशंस पैसे कमाने का जरिया नहीं, पर देश आगे बढ़ाने का जरिया है। ये नोबल प्रोफेशंस हैं। प्राइवेट स्कूल्स यूजुअली अपने टीचर्स को कम सैलरी देते हैं, बच्चों से ज्यादा फीस लेते हैं और बीच के मार्जिन से स्कूल ओनर कमाते हैं। ओनर्स जितना मार्जिन रख सकते हैं उतना रखते हैं, टिपिकल बिजनेस की तरह। पर केरला गवर्नमेंट ने प्राइवेट एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस पर कंट्रोल स्टैब्लिश किया। सरकार प्राइवेट सेक्टर की टीचर्स को सैलरी देगी और सरकार ही बताएगी कि बच्चों से कितनी फी चार्ज होनी चाहिए। सब स्कूल्स में गवर्नमेंट स्टैंडर्डाइज सिलेबस पढ़ाया जाएगा, चाहे वो मदरसा हो या कॉन्वेंट। कम्युनिस्ट गवर्नमेंट ने हेल्थ केयर में भी बहुत इन्वेस्ट किया ताकि हेल्थ केयर अफोर्डेबल हो। इस तरह केरला की पॉपुलेशन एजुकेटेड भी थी और हेल्दी भी, बस उनके पास नौकरी नहीं थी। वो अपॉर्चुनिटी मिडिल ईस्ट में मिली। यहाँ ऑयल सेक्टर में बूम आया। मिडिल ईस्ट ने ऑयल बेचकर पैसे कमाए।
पैसे से डेवलपमेंट की, जिसके लिए लोग चाहिए थे और लोग मिले केरला से। केरलाइट्स ने मिडिल ईस्ट से पैसे कमाकर भारत भेजना शुरू किया, पर सब लोग तो मिडिल ईस्ट जाकर पैसा नहीं कमाना चाहेंगे, तो उनके लिए गवर्नमेंट ने टूरिज्म सेक्टर डेवलप किया। आज के टाइम पर केरला गवर्नमेंट की 30% जीएसटीपी, जिसको इनकम की तरह समझ सकते हैं, वो रेमिटेंसेस से आती है। 35% इनकम अल्कोहल पर टैक्स और लॉटरी से आती है। आप में से काफी लोग वैसे जानते ही होंगे कि भारत में सबसे ज्यादा अल्कोहल कंजम्पशन केरला में होता है। 8% इनकम एग्रीकल्चर से आती है और 10% इनकम टूरिज्म से। केरला ने टूरिज्म सेक्टर को बहुत अच्छे से डेवलप किया है। अब बताइए, जब कोई गॉड्स ओन कंट्री कहता है तो आपके दिमाग में क्या आता है? यही प्रूफ है केरला गवर्नमेंट के मेगा मार्केटिंग का। उन्होंने फॉरेन टूरिस्ट जिनकी स्पेंडिंग कैपेसिटी ज्यादा है उन पर फोकस किया। टूरिज्म डेवलप करना एक चीज है और मेंटेन करना अलग। केरला ने अपनी टूरिज्म स्ट्रैटेजीज को टाइम के साथ इम्प्रूव किया है। फॉर एग्जाम्पल 2018 में केरला में फ्लड्स आए थे। इसमें अप्रोक्सीमेटली 500 लोग मारे गए। फ्लड्स का कारण था एक्सेसिव रेनफॉल, क्लाइमेट चेंज। तो केरला ने सस्टेनेबल टूरिज्म के लिए कैरावन सिस्टम शुरू किया। इससे पहाड़ों पर कंक्रीट होटल्स बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पेड़ नहीं काटने पड़ेंगे और टूरिस्ट का एक्सपीरियंस भी इम्प्रूव होगा। पोल्यूशन और ट्रैफिक कम करने के लिए वाटर मेट्रो भी शुरू की। केरला की कल्चर जैसे ओनम, कथकली, शंकराचार्य और केरला के टूरिस्ट स्पॉट्स जैसे मुन्नार, एलपुजा, वर्कला के बारे में जानने के लिए एक और वीडियो बनाई है। अगर आप केरला जा रहे हैं या वो आपके बकेट लिस्ट में है या आपको वहाँ के कल्चर में इंटरेस्ट है तो उस वीडियो को जरूर देखना। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। पर एक मिसकंसेप्शन है कि केरला में बाकी के भारत से ज्यादा रिलीजियस टॉलरेंस है। वैसे तो इस मिसकंसेप्शन को एक हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल से खत्म किया जा सकता है। इमेजिन करो कि मुस्लिम इन्वेडर्स ने पद्मनाभ स्वामी मंदिर को लूटा, अंदर विष्णु जी के चेहरे को तोड़ा और हिंदूज को अपनी जगह दिखाने के लिए पद्मनाभ स्वामी मस्जिद बना दिया। तब केरला में क्या होगा? अब ये तो इमेजिनरी सिचुएशन हो गई। फैक्ट्स देखते हैं। 2010 में, ध्यान दे 2010 की बात कर रहे हैं, प्रोफेसर जोसेफ ने क्वेश्चन पेपर बनाया। क्वेश्चन में एक कैरेक्टर का नाम था मोहम्मद। कुछ लोगों का फर्स्ट नेम मोहम्मद होता है जैसे मोहम्मद अली जिन्ना, और कुछ लोगों का सरनेम मोहम्मद होता है जैसे कुंजू मोहम्मद। पूरी बैकग्राउंड समझने के लिए आप नीचे गए लिंक से पढ़ सकते हैं। पर बेसिकली प्रोफेसर जोसेफ ने मोहम्मद नाम एक जेनेरिक वे में यूज किया, पर इससे मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। आप समझ सकते हैं कि मोहम्मद नाम से क्या मिसअंडरस्टैंडिंग होगी। प्रोफेसर को अरेस्ट किया गया। उन्होंने जब अपनी साइड एक्सप्लेन की तो उन्हें छोड़ दिया गया। वो बाहर आए और बाकी लोगों को अपना एक्सप्लेनेशन देते हैं और उनसे माफी मांगते हैं। इस इंसिडेंट्स के 4 महीने बाद मुस्लिम एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप ने उन्हें ढूंढा और उनका हाथ काट दिया। वो तो केरला की हेल्थ सिस्टम अच्छी है तो पास के हॉस्पिटल में उनका हाथ जोड़ दिया गया। पर ये है केरला का एक्चुअल एग्जाम्पल। अब हम काशी को देखते हैं। काशी भारत के सबसे पुरानी नगरी में से एक है। इसे शिवजी की नगरी के नाम से जाना जाता है। ज्ञानवापी भी शिवजी का मंदिर है। पूरा बैकग्राउंड मैं किसी और वीडियो में एक्सप्लेन करूंगी, पर मंदिर को तोड़कर मस्जिद बना दिया। 1991 से ये केस लोअर कोर्ट में है, मतलब 30 सालों से ये केस लोअर कोर्ट में है। जब ये केस लोअर कोर्ट से क्लियर हो जाएगा तो 30-40 साल हाई कोर्ट में रहेगा। फिर उसके 30-40 साल बाद ये सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। फिर ये मंदिर बनेगा। मंदिर तो बनना है क्योंकि सच्चाई को आप हमेशा के लिए नहीं दबा सकते, तो मतलब मंदिर बनने में 100 साल लग जाएंगे। वैसे तो ये इशू कुछ ही घंटों में सॉल्व हो सकता है, पर देश की मेजॉरिटी पीसफुली अपने राइट्स की डिमांड कर रही है। क्या ये रिलीजियस टॉलरेंस का एग्जाम्पल नहीं है? केरला में काफी एक्सट्रीमिज्म है। हमस के टेररिस्ट लीडर का वर्चुअल स्पीच देखो, या इस्लामिक स्टेट केरला मॉड्यूल का एग्जाम्पल लो, या साउथ एशिया टेररिज्म पोर्टल का डेटा देख लो। मैं आपको एनकरेज करती हूँ कि आप खुद सर्च करें कि मध्य प्रदेश में कितनी टेररिस्ट एंड एक्सट्रीमिस्ट एक्टिविटीज हो रही हैं और केरला में कितनी। तो डेटा के बेसिस पे ये नहीं कहा जा सकता कि केरला में बाकी के भारत से ज्यादा रिलीजियस टॉलरेंस है। पर यह क्लैरिफाई करना जरूरी है कि सब केरलाइट्स ऐसे नहीं हैं। भारत में लोग जनरली बहुत टॉलरेंट है क्योंकि ये हजारों सालों से हमारा कल्चर रहा है। जनरली जो लोग मिडिल ईस्ट जाते हैं उनके रेडिकलाइज होने के ज्यादा चांसेस हैं और वो वापस आकर और लोगों को रेडिकलाइज कर सकते हैं। ये हर जगह होता है। जो इंसान यूपी से यूएस जाएगा वो यूएस का कल्चर वापस यूपी में लाएगा। जो इंसान पंजाब से कनाडा जाएगा वो कनाडा का कल्चर वापस पंजाब में लाएगा।
जो गुजराती अफ्रीका जाएगा वो अफ्रीकन कल्चर गुजरात में लाएगा, इसमें कोई बुराई नहीं है, पर एक्सट्रीमिज्म बुरा है। अब मिडिल ईस्ट जाने से तो लोगों को मना नहीं किया जा सकता, क्योंकि केरला की 30% इनकम मिडिल ईस्ट से आती है। ये कम हुई तो लॉटरी और अल्कोहल पर एक्सपेंडिचर कम होगा, जहां से केरला की गवर्नमेंट 35% इनकम जनरेट करती है। केरला की गवर्नमेंट बिना इनकम के तो काम नहीं कर सकती, तो इसका क्या सोल्यूशन हो सकता है? ऑल्टरनेटिव है केरला में प्राइवेट सेक्टर को डेवलप करना, ताकि वहां और नौकरियां आए। पर कोई भी प्राइवेट प्लेयर कम्युनिस्ट केरला में इन्वेस्ट नहीं करना चाहता। आपके अकॉर्डिंग इसका क्या सोल्यूशन हो सकता है? कमेंट्स में अपना व्यू पॉइंट ज़रूर दें। जय माँ भारती।